दोस्तों, आपको लगता है जीएस प्रीलिम्स में 120 प्लस लाना मुश्किल है। मैं 2 बार यूपीएससी और 1 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे चुका हूं और मुझे पता है 120 प्लस लाना पॉसिबल है। हर एस्पिरेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही डाउट होता है, हम कैसे अपना स्कोर जीएस पे बढ़ाएं। लेकिन बिलीव मी, 70% एस्पिरेंट सिर्फ अपनी कुछ गलतियों के वजह से वो सिर्फ 100 के नीचे ही रह जाते हैं, इवन फर्स्ट से जाते हैं 100 के नीचे रह के। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसने मुझे मदद की ताकि मैं 2 बार यूपीएससी का और 1 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू तक पहुंच पाया। ऐसी हर एक डिटेल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू पे आप 120 प्लस लाना इजी हो जाएंगे, और इसी के साथ में कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल भी लाया, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही में लास्ट पेज पे भी कुछ एग्जांपल है और एक करंट अफेयर के एग्जांपल लेके आया हूं कि कैसे करंट अफेयर को आप एड्रेस करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 60 to 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अटेम्प्ट वही क्वेश्चंस करते हैं सिर्फ और सिर्फ जो उनको आता है, स्पेसिफिकली यूपीपीसीएस के एग्जाम में। तो आपको जैसे कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये होता है कि हर एक एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये जरूर रहता है कि हमें जो फैक्ट्स आता है सिर्फ उसका ही आंसर करना है और बाकी सब नहीं करना है, जिसके वजह से उनका सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो 20 to 25 एलिमिनेशन से निकाल लेते हैं। जैसे कि मैं हूं, मैं अगर एग्जाम देने जाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं अगर मैक्स टू मैक्स जो मुझे आते परफेक्ट आते वो हो गए 50 क्वेश्चन यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव में। रेस्ट उसके बाद मुझे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मुझे एलिमिनेशन और तुक्का, ये दोनों चीजें के थ्रू पे करना पड़ता है, जिसके थ्रू पे मेरा मार्क्स काफी इंक्रीज होता है। ओके, अब बात है कि आप कैसे कर सकते हो, तो इसके बारे में अभी हम आगे बात ही करेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, दो ऑप्शनल, देखिए 2 ऑप्शन रहते हैं हमेशा। उस 2 ऑप्शन में से एक एक्सट्रीम वर्ड को पकड़िए, उसको हटा दीजिए। एक ऑप्शन फैक्चुअल ट्रैप होता है। यूपीपीसीएस में ये होता है कि एक ऑप्शन ज्यादातर फैक्चुअल ट्रैप में प्रेजेंट कर देता है, जिसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। और उससे क्या होता है कि जो आंसर होता है वो डिसबैलेंस होता है, मतलब कभी कभार लगता है कि पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो इससे ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ तो होंगे नहीं, मतलब बोथ तो हो नहीं सकता, या तो दोनों में से कोई एक ही करेक्ट है। तो उससे आपके दिमाग में बहुत अच्छी सी क्लियरिटी आ जाती है। अब बात है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 3 चीज हमेशा याद रखना। एक तो एक्सट्रीम वर्ड अगर उसमें आया, ओनली या ऑलवेज, तो उसको निग्लेक्ट कर देना। कॉमन सेंस और जी के बेसिस पे रहना चाहिए, मतलब आपका कॉमन सेंस अप्लाई रहना चाहिए और जीएस की बेसिक नॉलेज, नाउ जीएस की बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप इस एग्जाम को, जितने भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को देने जाते हो, तो वहां पे आपका बेसिक नॉलेज आपकी प्रायोरिटी होती है। मैं कोई ट्रिक नहीं बताने आया हूं कि आप ए बी सी डी है बी का सबसे ज्यादा, तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ही नहीं पढ़ी है और आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे आपका आराम से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, तो इस गलत फहमी में हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी बेसिक नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। तो जब तक आपकी बेसिक नॉलेज ही नहीं क्लियर होगी तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो वहां से आपका कॉमन सेंस और जीके का बेसिक यूज होता है। अब प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स क्या होती है? प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स में ये होता है कि आपको अंदाजा लगाना पड़ता है। कैसे लगाना पड़ता है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी सामने ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रेफर्स टू अर्ली ट्रेड। ठीक है, देयर आर अ रेफरेंस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन द एंशिएंट इंडिया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, देयर आर अ लार्ज एंट्रोपोड्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक है। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है कि दूसरे पहले स्टेटमेंट को काउंटर कर ही लेना है। आप देख सकते हो कि लार्ज एंट्रोपोड्स करके लिखा है, फिर उसके बाद गुड्स एंड ट्रैफिक के ऊपर बताया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका स्टेटमेंट का आंसर हो जाता है बोथ ए एंड 2, मतलब दोनों 1 और 2 दोनों करेक्ट है। सिंपल सा है, आप देख लीजिए ना, यहाँ पे यही स्टेटमेंट इसी को फॉलो कर रहा है, कुछ काउंटर ही नहीं कर रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते, जैसे ये 4 ऑप्शन वाले, which one of the following reason caused catastrophic coral bleaching and mass coral death in the Andaman and Nicobar Island? अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक आइलैंड के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई वहां पे कोरल ब्लीच क्यों सबसे ज्यादा हो रही है और वहां पे कोरल ब्लीच की वजह से डेथ क्यों होती जा रही है। तो पहला क्या, इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द कोस्टल रीजन, और दूसरा क्या, इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन, हैवी मरीन पॉल्यूशन, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 4 डिग्री सेल्सियस इन द इंडियन ओशन। अब आपको यहाँ पे ये सबसे पहले देखना है क्या वहां पे इंडस्ट्रियल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? अंडमान निकोबार में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपने बेसिक पॉलिटी पढ़ी है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, कॉमन सेंस और जीके बेसिस, अगर आपके पास इतनी भी बेसिक नॉलेज है तो आपको ये पता चल जाएगा कि तो पहला तो गलत है। और बेसिक ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से आपने क्लियर किया है पढ़ के, तो अच्छे से आप ये पता लगा सकते हो कि 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ही
ओशियन का टेम्परेचर की वजह से कोरल ब्लीच होने लग जाता है। यहाँ पे सिर्फ अंडमान निकोबार देके आपके अंदर सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट की गई है और कुछ नहीं। ओके, अब इसी से हम हमें क्या एक रूल क्या समझ में आ रहा है, एक कुछ गोल्डन रूल होता है। ये क्या होता है, ये गोल्डन रूल आपको हमेशा एलिमिनेशन करने में मदद मिलेगा। हमारा जो बैच था उस बैच में भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने यही चीजें बोली थी कि कैसे सर हम एलिमिनेशन कर पाए, आप एक बार क्वेश्चंस के थ्रू पे हमें समझाइए। मैंने समझाया अच्छे से, कुछ क्वेश्चन दिखाए और कुछ क्वेश्चन और आगे है, जिससे फॉर एग्जांपल एक करंट अफेयर का इसको कैसे एड्रेस करेंगे, बहुत सारे लोगों का डाउट भी होगा, उसको भी मैं बताऊंगा। हमारा एक बैच चल रहा है प्रारंभ बैच, प्लीज उसको फॉलो कर लेना, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया, उनको दिख भी रहा है, उनके अंदर रिजल्ट भी दिख रहा है, तो आप भी प्लीज ज्वाइन करिए, उसके बाद अपना एक आउटपुट दीजिए। ओके, और उसके लिए आपको ये करना है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 गोल्डन रूल कौन से होते हैं? पहला, एक्सट्रीम वर्ड जितने होते हैं वो मोस्टली रॉन्ग होता है, हमेशा रॉन्ग होते नहीं, मोस्टली रॉन्ग होता है। ओके, बैलेंस स्टेटमेंट अपने साथ देखिए, और मोस्टली जो करेक्ट होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बैलेंस स्टेटमेंट कैसा था, ये वाला बैलेंस था, कुछ नहीं था, ऊपर नीचे हुआ था, ये हमेशा करेक्ट होता है, मतलब दोनों सही हो जाएंगे। फैक्चुअल ट्रैप और एलिमिनेशन विद लॉजिक, ये मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ओके, अगर 50-50 डाउट है तो प्रोबेबिलिटी रूल से मार्क करो। मतलब कैसा होता है कि 50-50 डाउट चलता है, अभी मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो इधर भी हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। अगर 50-50 रूल होता है, मतलब कि आपको एक स्टेटमेंट आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा और यही 2 ऑप्शन बचे भी है, तो आपको वहां पे कौन से जजमेंट लेनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ट्रिक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके ब्लड में आ जाना चाहिए बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम के पहले। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, given below are two statement, one is labeled as a assertion और दूसरा है रीजन के ऊपर से। ठीक है, assertion क्या है, the Himalayan are still rising, the Indian tectonic plate is colliding with the erosion plate। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये सबको पता है कि इंडिया की प्लेट मूव हो रही है, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट इंक्रीज, उनकी हाइट इंक्रीज होते जा रही है माउंट एवरेस्ट की, ये आपको पता चल गया। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए जल्दी जल्दी में इतना इजी स्टेटमेंट है, ए की जगह पे सी कर दिया है, मतलब सी, ये सी की जगह पे ए होना चाहिए था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, और दूसरा तरीका यहाँ पे बिकॉज लगा दीजिए। अब देखिए बिकॉज कहता है हिमालय आर स्टिल राइजिंग बिकॉज द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इन कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट कंटिन्यूअसली फॉर्म में जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत सिंपल सा था, आपने कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो बहुत सारे लोगों को डाउट था कि कैसे करेंगे सर, देखिए मुझे नहीं पता ये कब हुआ था क्या हुआ था, तो मैं इसके ऊपर से मैं एक टेक्निक बता देता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वॉइस ऑफ अ ग्लोबल साउथ समिट। ओके, वॉइस ऑफ अ ग्लोबल साउथ समिट। अब ग्लोबल साउथ का कब डिस्कशन सबसे ज्यादा उठा, जब पीएम मोदी जी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में गए थे, वहां पे ग्लोबल साउथ का लीडर बोला गया था एज ए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड इट्स सेकंड वॉइस ऑफ अ ग्लोबल साउथ समिट। हो सकता है करेक्ट होगा, फैक्ट है ये, जैसे कि ऊपर हमने बात किया था, द टर्म ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्री। अब आपको समझ में आ गया कि साउथ ईस्ट एशिया में गए तो वहां पे तो कोई डेवलप कंट्री है नहीं, तो डेवलपिंग कंट्री है। अब आपको ये पता चलेगा कि दूसरा तो गलत है, मतलब ओनली 2 नहीं हो सकता, बोथ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बचा है बी और सी। जैसा कि हमने ऊपर ही बात की थी कि 50-50% में डाउट होता है, तो प्रोबेबिलिटी रूल क्या बोलता है, इसके ऊपर काम करना है। तो इसके ऊपर कैसे काम करना है, अब मैं ये जानता हूं कि ज्यादा कर जितने भी कमीशन के एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पे कभी भी नीदर 1 नीदर 2 का ऑप्शन कभी जल्दी करेक्ट होता ही नहीं है। बहुत रेयर होंगे, अगर 100 क्वेश्चन दिया है तो 100 में से सिर्फ या 3 या 2 हो सकते हैं। ओके, तो इसमें से ऑप्शन फिर क्या बचा, सी, तो 1, और इसका आंसर ये आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से टेक्निक्स के ऊपर काम करते हुए चलना है। सबसे पहली चीज, ये 4 गोल्डन रूल आप अपने बुक में या कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, जहां से आपको ये टेक्निक में और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा, हमेशा एक्सट्रीम वर्ड और प्रोबेबिलिटी टेक्निक को डेवलप करिए। देखिए मैं जो बता के गया हूं वो जरूरी नहीं है कि हर एक के अंदर वो आ जाए ब्लड में, मगर आप प्रोबेबिलिटी टेक्निक कैसे डेवलप कर सकते हो, थ्रू पीवाईक्यू। आपका जब तक पीवाईक्यू अच्छे से आपने नहीं देखा होगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कमीशन के पूछने का तरीका कैसा है क्वेश्चंस का। और आपको जब एक बार ये समझ में आ जाएगा कि हाँ कमीशन इस तरीके से एग्जाम में पूछ रहा है और इस तरीके से मैं अपनी प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स लगा दे रहा हूं, तो मेरा 10 में से 7 या 8 करेक्ट हो जा रहा है, तो आप सबसे बड़ा गेम और एक गैम्बल भी खेल के आओगे, जिसमें आपकी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। और वही चीज है जहां पे आप 120 प्लस ला सकते हो।
वरना आप ये सोच रहे हो कि मैं पढ़ पढ़ के ला दूंगा, तो आप गलत फहमी में हो। ज्यादा से ज्यादा आप 105 110 लेके आओगे, या और ज्यादा गए तो 112 लेके जाओगे। कट ऑफ से हमेशा 4 से 5 मार्क्स नीचे रह जाओगे। लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक और आपके प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स को ज्यादा कर डेवलप करोगे, बिलीव मी, नंबर इंक्रीज होता है। ओके, बस आपको ये करना है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कुछ और वीडियो, स्पेशली जब पेपर के साथ पूरा सॉल्व करके आपके सामने लाऊं, तो प्लीज आप कमेंट करना। इसके आगे हम ऐसे ही वीडियो लाएंगे जिसमें आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू पे पूरा पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।